हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? डेवलपमेंट वाला चैप्टर, उसकी है क्लास थर्ड। लास्ट क्लास ध्यान है, उसमें हमने एक डेवलपमेंट के एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर का जिक्र किया था जिसका नाम था एवरेज इनकम। ठीक है। अब कुछ और इंडिकेटर, अदर इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे। क्या कोई और भी इंडिकेटर हो सकता है? एक तुम्हारी बुक में एक टेबल दे रखी है उसी के आधार पे हरियाणा, केरला और बिहार, उसी का डाटा यूज करेंगे। पर कैपिटल इनकम है इनकी 2015 और 16 की। ठीक है। क्या क्या है? 162034 हो सकता अलग अलग बुक में अलग हो, बट जिसमें 2015-16 की है उसकी हम बात करेंगे। इसकी है 14904 या ये 190 है। बुक में से इसको देख लो। और जो बिहार की दे रखी है बुक में 31454 यह है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। अब इसके आधार पे एक आइडिया बताओ कि कौन सा स्टेट ज्यादा डेवलप दिख रहा है। अगर हम सिर्फ एवरेज इनकम को एक इंडिकेटर के रूप में देखें तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता भी हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप होना चाहिए? अगर सिर्फ हम एवरेज इनकम की बात करें तो हरियाणा नंबर 1 दिख रहा है भाई। अगर अब देखेंगे कुछ अदर्स इंडिकेटर्स की, उसको और ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यह आइडिया हो जाएगा कि भी सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम लेने से काम नहीं चलता। सिर्फ अगर टेबल इतनी है तो आप इजीली आइडिया लगा लोगे कि भाई हरियाणा है यहां पे डेवलप्ड। अब आपकी बुक एनसीईआरटी की बुक है, उसमें से ही टेबल, ताकि एग्जैक्ट जो फिगर आपको पता हो। एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसकी डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है। क्या होती है, एक नंबर में पूछी जा सकती है। यह 33, यहां पे है 10, यहां पे है 38। इसका क्या मतलब होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है प्रत्येक 1000 बच्चों के जन्म पर, जैसे 1000 बच्चे जीवित पैदा हुए, उनमें से कितने बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है प्रत्येक 1000 जो जीवित बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है। अगर हम हरियाणा में बात करें तो 33 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 1 साल से पहले ही डेथ हो जाती है। प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों की बात है ये। केरला में है 10, बिहार में है 32। अगर सिर्फ इस इंडिकेटर की बात करें तो कौन सा स्टेट सबसे अच्छा लग रहा है? देखिए, एक बच्चा जब जन्म के 1 साल के बाद मर जाता है, 1 साल के अंदर, तो उस घर की कंडीशन को सोच के देखिए आप, बड़ा बुरा फील होगा। तो जहां पे जितने ज्यादा बच्चे मर रहे हैं उसको हम थोड़ा खराब मानेंगे, और जितने कम है वो अच्छा है। तो इस इंडिकेटर की बात करें तो सबसे बेटर कौन सी स्टेट है? यहां पर केरला। अब देखिए, सिर्फ पैसे के मामले में हरियाणा आगे है।
अगर एक इंडिकेटर और जोड़ दिया अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला। अब लिटरेसी रेट की बात करें, एक और इंडिकेटर जोड़े, 2011 की है ये। हरियाणा में 82%, 94% और 62%। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि भी 7 साल, देखो इसका क्या है, कितने आदमी हैं जो 7 साल या उससे ऊपर के, 7 साल से ऊपर के जो पढ़ना और लिखना जानते हैं। अगर इस इंडिकेटर की बात करें तो भी सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है? हरियाणा में 82% है, यहां भी केरला। एजुकेशन की और हेल्थ की दोनों की अगर फैसिलिटी देखें तो केरला यहां अच्छा दिख रहा है। सिर्फ पैसे की बात करते तो हरियाणा है। अगर हम और इंडिकेटर जोड़ें डेवलपमेंट को चेकआउट करने के लिए, जैसे हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा तो यहां पे केरला बेटर सिचुएशन में है। अगर लिटरेसी रेट देखा, यहां भी केरला बेटर सिचुएशन में है। एक और जोड़ा भाई नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो की अगर हम बात करें, ये 2013-14 का डाटा है भाई। देखो मैं बुक में से भी बता सकता था, बट टेबल बनाने के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा सा और समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये है यहां पे 61, ये है 83 और ये है 43। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या है कि भाई 14 से 15 साल के बच्चों का दे रखा है ये आपकी बुक में ही। 14 से 15 साल के बच्चे, एक तो टोटल कितने हैं हरियाणा में, हजार हैं, लाख हैं, करोड़ हैं, जितने भी, उनमें से 61% बच्चे ऐसे हैं जो 14 से 15 साल की एज ग्रुप में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल, जितने भी इस एज ग्रुप के, जैसे 14-15 साल का है ये एज ग्रुप है, इस एज के कितने तो बच्चे हैं और कितने स्कूल में जा रहे हैं। अगर हम इस इंडिकेटर की बात करें तो भी क्या पता चल रहा है, कौन सा स्टेट है बेटर कंडीशन में, ये स्टेट है। अब आप देखो ये सारे इंडिकेटर, इन इंडिकेटर के हिसाब से कौन सा स्टेट आपको सबसे अच्छा लगे। अगर आप केवल और केवल ये मानते हो भाई मनी इंपॉर्टेंट है तो आप हरियाणा में ठीक हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हेल्थ जो फैसिलिटी है वो भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए तो हरियाणा की बजाय केरला बेटर सिचुएशन में, बेटर क्या बहुत ज्यादा बेटर सिचुएशन में। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो यहां पे भी केरला बेटर है। अगर हम नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें, यहां भी केरला बेटर। ठीक है, इससे क्या आइडिया हुआ, इससे आइडिया ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ मनी या एवरेज इनकम ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हो सकते हैं जिनसे हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद एक टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। देखिए मैं पब्लिक फैसिलिटीज आपकी बुक में भी है, इसका मतलब समझना है क्या होता है। पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं भाई गवर्नमेंट जो फैसिलिटी आपको देती है, जो सरकार जो फैसिलिटी देती है। ठीक है, अब आप समझो, हम एक बात का तो पता चल गया ऊपर वाली टेबल से कि भाई मनी इंपॉर्टेंट है, बट उसके बाद भी मनी सब कुछ नहीं है। मनी से आप सारी की सारी सर्विसेज खरीद नहीं सकते। उसका कारण है कैसे, देखिए आप मान के चलो एक बिहार के किसी गांव में हो, ठीक है, और आपके पास वहां अच्छी जमीन है, अच्छे पैसे हैं, ठीक है, बट उसके बाद भी हेल्थ फैसिलिटी की बात करें हम, हेल्थ की लगाओ, आसपास का एरिया गरीब है, आसपास अच्छे स्कूल नहीं है, आसपास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, तो बिहार के अंदर आप ठीक आर्थिक स्थिति में होने के बावजूद भी अपने बच्चों को अगर आपको अच्छी हेल्थ और एजुकेशन देनी है तो आपको उनको बाहर पढ़ाना पड़ेगा, बाहर इलाज के लिए भेजना पड़ेगा। यहां पे
मैं उस अपनी लास्ट लाइन को जस्टिफाई करने की कोशिश में हूं कि भी केवल पैसे से आप सारी चीजें नहीं खरीद सकते। पैसे से कब खरीदोगे सारी चीजें? जब वो आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट भी होंगी। अब बिहार के किसी गांव में हो आप, आपके पास ठीक है पैसे हैं, बट उसके बाद भी अगर आपको बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए तो आपको उनको अपने से दूर भेजना पड़ेगा, किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे जगह पे। या फिर अगर आपको उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए है तो आप अपने लोकल सराउंडिंग से आपको दूर जाना पड़ेगा। आप अभी दूसरी एक और स्थिति कल्पना करिए, आपको दिल्ली, आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, काफी सारे पैसे, तो क्या आप अपने बच्चों को एक गुड एयर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हो? बताओ, है आपके बस की बात ये? दिल्ली में रह के क्या आप खरीद सकते हो सराउंडिंग के एरिया में अच्छी ऑक्सीजन की या अच्छी एयर क्वालिटी? हो सकता है ऐसा? नहीं। क्या आप दिल्ली के बड़े भीड़ भाड़ क्षेत्र में हो तो क्या सिक्योरिटी उस एरिया में, क्योंकि बच्चे तो बाहर भी जाएंगे, जब तक, इसका क्या मतलब है, जब तक पब्लिक फैसिलिटी नहीं है ना आपके सराउंडिंग में, तब तक आप अपने पैसे के कारण अपने सराउंडिंग में अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हवा की क्वालिटी, सिक्योरिटी, इन सारी चीजों की कल्पना करना आपके लिए बेमायनी हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर इनकी हम इंडिविजुअल कॉस्ट की बात करें, व्यक्तिगत कॉस्ट, अगर आप फिर भी को नहीं कि भी मैं इंडिविजुअली इनको अफोर्ड करना चाहता हूं, तो ये कितनी महंगी होंगी? आप सोच के देखो। इनका जो है, इस तरीके की जो फैसिलिटी है, जो कोलेक्टिव रूप से अफोर्डेबल है, वो सारी क्या होंगी? पब्लिक फैसिलिटीज। जब तक गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छी एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सॉरी एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए अपनी तरफ से पॉलिसी बनाती है और उनको लोगों को अवेलेबल करवाती है। वो अफोर्डेबल भी होगी, वो प्रैक्टिकल भी होगी। इससे हमें क्या पता चला कि केवल और केवल पैसे के कारण आप सारी चीजें अपने लिए नहीं खरीद सकते। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट द्वारा ही पॉसिबल होंगी। ठीक है, ये सिंपल सी बात है भाई। पब्लिक फैसिलिटीज की अगर बात करें, और जो गवर्नमेंट है बहुत सारे स्टेप लेती है इन चीजों के लिए भी। अब इसके बाद है एक सिंपल सा टॉपिक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ, देखो हमने एक और रिपोर्ट की बात करी थी जिसमें 12,056 यूएस डॉलर, अगर इससे ज्यादा पर इनकम, पर कैपिटा इनकम है किसी भी देश में नागरिक की, तो उसको अमीर माना गया था। फिर देखा कि भी बहुत सारे और भी इंडिकेटर हो सकते हैं। फिर एक चीज और भी पता चली कि कुछ पब्लिक फैसिलिटीज भी होंगी, अगर वो चीजें नहीं है तो विकास कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो कुछ दूसरे इंडिकेटर जोड़ के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश करी गई। इसको जो पेश करने वाली संस्था है वो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है भाई कई बार। और जो इसमें इंडिकेटर यूज करे गए हैं, एक तो वो है ही पर कैपिटा इनकम, ये तो हर जगह होगा। इसमें हेल्थ की बात भी है, इसमें एजुकेशन की बात भी है। इन तीन इंडिकेटरों के आधार पर यह रिपोर्ट बनाई जाती है। यूएनडीपी की ध्यान रखना भी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने शुरुआत में देखा था। जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी, वो देशों को सिर्फ और सिर्फ उनकी
पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करती थी। फिर दूसरी फिर हमने एक टेबल बनाई जिसमें देखा भाई हेल्थ और एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके साथ साथ कुछ पब्लिक फैसिलिटीज भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप पैसे से ही केवल एक अच्छी हवा मतलब अच्छा इन्वायरमेंट, कोलेक्टिव या पब्लिकली जो सिक्योरिटी चाहिए आपके एरिया में वो, साथ में हेल्थ और एजुकेशन अवेलेबल नहीं करवा सकते, कुछ पब्लिक फैसिलिटी चाहिए। फिर इन चीजों से आई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको इश्यू करने वाली संस्था है यूएनडीपी, और इसके जो इंडिकेटर है वो पर कैपिटा इनकम है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंडिकेटर है, और फिर है एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब एक बुक ले लें अपनी, एक और टेबल देखेंगे भाई इसमें। और ये जो टेबल है ना, इसमें कुछ अपने ही देश के आसपास के जो देश अन्य देश हैं उनका कंपैरिजन है। ठीक है, जो साउथ एशिया में देश हैं, देखिए एक तो सबसे पहले ले रखा है इसमें श्रीलंका। भाई इस टेबल को साथ साथ बना ले, इसी टेबल का हम स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि बुक में भी ये दे रखी है और बार बार आपके सामने भी इसी टेबल का जिक्र होगा। ये भी नहीं होगा आपके भी टीचर अपने पास से बता रहे हैं। म्यांमार है ना, सेम टेबल, सेम की सेम साथ साथ बनाओ। पाकिस्तान, नेपाल, और फिर है लास्ट में बांग्लादेश। क्लियर भाई। उसके बाद है ग्रोस नेशनल इनकम। अब इस टर्म पे नहीं जाना भी, ग्रोस नेशनल इनकम होती क्या है पहले ये देख लो। इस टेबल को बना लेते हैं। 11,326 डॉलर, 6,353 डॉलर, 5,567, 5,331, 2471, 3677, ये सारे डॉलर हैं। अब ये देखिए आपके जो पड़ोसी श्रीलंका कैसा देश है, छोटा सा देश है, उसके बाद भी आप देखोगे कि इसकी जो ग्रोस नेशनल इनकम है ना वो इंडिया से ज्यादा है। बल्कि कंपैरिजन करो इंडिया का इन दो देशों के साथ, इनके आसपास के लेवल की हमारे यहां जीएनआई है। दूसरा एक और, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी है भाई ये, एक्सपेक्टेंसी कौन से साल की दे रखी है आपकी बुक में, हो सकता है 2017 की है मेरी वाली जो बुक है। इसमें देखो 75.5, मैं बताता हूं ये क्या है, 68.8, 66.7, 66.6, 70.6, 72.8 लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति का जन्म होता है किसी भी देश में तो उस समय वहां की जो कंडीशंस हैं, ज्योग्राफी है, एयर है, खान पान है, सब कुछ, उसके आधार पे कितना वो जीवित रहने की उम्मीद है। जैसे आज कोई बच्चा पैदा हुआ तो आज जो अब एवरेज आदमी कितने साल जीता, मान लिया 68 ईयर है, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी उसके बर्थ के समय। ये बर्थ के समय से ही डिटरमाइन होती है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसके जन्म लेने के समय उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, जीवन प्रत्याशा कितनी थी, कि कितनी उम्मीद थी कि वो कितने साल जिएगा। अगर इसमें भी देखें तो क्या कौन सा देश बेटर कंडीशन पे है, श्रीलंका। भारत किसके आसपास है, देखो नेपाल। हम ये देख रहे हैं, हम अलग अलग इंडिकेटर के हिसाब से मेजरमेंट कर रहे हैं, देशों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर पैसे में हमने कंपेयर करा तो श्रीलंका बेटर था,
और हमारी हालत हालत कहीं ना कहीं म्यांमार और पाकिस्तान के जैसी थी, कमोवेश उनसे थोड़ी बेटर, बट उसके बाद ये मान के चलो भाई अगर कंपेयर करें तो एक जैसी। फिर साथ में देखें भाई, चलो अब यहां देखो, अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो नेपाल की, बांग्लादेश की भी हमारे से अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसका मतलब क्या है, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश में भी हमारे से ज्यादा लोग, ज्यादा उम्र तक लोग जीवित रहते हैं। अगर इसके आधार पे देखोगे तो भारत काफी नीचे है फिर। ठीक है, तो इंडिकेटर एक हो ही नहीं सकता डेवलपमेंट का। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, अगर हम ये देखें कि भाई नॉर्मली कितने साल तक बच्चे स्कूल में जाते हैं, आई एम सॉरी, अगर श्रीलंका की बात करें 10.9, 6.4, 4.9, 5.2, 4.9 एंड 5.8। इसका क्या मतलब है कि भाई इसमें एज दे रखी है 25 साल तक, कि भाई 25 साल की उम्र तक नॉर्मली कितने साल बच्चे स्कूल में गए हैं। तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा है कि भाई लगभग 11 साल बच्चे क्या है स्कूल पढ़ाई करी है। भारत में देखिए 6.4 ईयर्स की स्कूलिंग करी है, 25 साल तक की एज तक के या उससे ऊपर के। जो आज भारत में 25 साल की उम्र है ना या उससे ऊपर है, तो श्रीलंका में 10-11 के आसपास, 6.5 के आसपास भारत के लोग। आज जो 2017 का ये आंकड़ा है, 2017 में जितनी हमारी पॉपुलेशन थी 25 साल या उससे ऊपर की, उसमें से लगभग 6.4% ही ऐसे आदमी थे जो ना 6.4 साल तक ही आदमी क्या कर रखी थी स्कूलिंग। अगर श्रीलंका की बात करें तो लगभग 11 साल। ठीक है, 2017 में 25 साल या उससे ऊपर के जितने भी आदमी थे उन्होंने कितने साल तक की स्कूलिंग कर रखी थी, इस लाइन में वो है। तो यहां भी अगर देखोगे तो श्रीलंका बेटर कंडीशन में। ठीक है, अगर HDI रैंक देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर रैंक की हम बात करें 2018 में ये 189 कंट्रीज थे भाई, उसमें से अगर हम देखें ना भाई रैंक, तो श्रीलंका 76th रैंक थी, इंडिया की 130, भाई म्यांमार की 148, 150, 149 एंड 136। अब यहां देखो, अगर हम ओवरऑल रैंक की भी बात करें तो श्रीलंका हमारे से काफी बेटर कंडीशन में है। हम किसके आसपास हैं, बांग्लादेश के आसपास, ये देखिए। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या करा है, इनकम को भी लिया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब भाई ये हेल्थ लगाओ इसको, और ये एजुकेशन। उसमें हेल्थ का मतलब क्या है, SDR में क्या, इनकम में तो हमने ली है ग्रोस नेशनल इनकम, हमने जो अगर हेल्थ स्टेटस में लिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और एजुकेशन उसमें देखा है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, 25 साल या उससे ऊपर के। इस रिपोर्ट को देखने से क्या पता चलता है कि भी सिर्फ और सिर्फ पैसे ज्यादा इनकम होने से ही कोई देश ज्यादा बेटर कंडीशन में नहीं होता। यहां पे भारत के अगर देखो पैसे ज्यादा हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर है भाई ध्यान से। अब अगर इसमें एक दो डेफिनेशन की हम बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब पता चल गया भाई, बुक में भी है कि भाई आपके जन्म के समय या किसी बच्चे के जन्म के समय कितने ईयर्स तक वो जीवित रहने का अनुमान है, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई अगर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखें तो 2017 में 25 साल या उससे ऊपर के कितने व्यक्ति थे जिन्होंने कितने साल की स्टडी कर रखी थी, तो 10.9 ये था। उससे पहले हमारे पास एक दो डेफिनेशन और आई थी। लिटरेसी रेट, जो पहले वाली टेबल में, लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि भाई 7 साल या अबो का एज ग्रुप है तो कितने उसमें
शिक्षित हैं, लिटरेट हैं। शिक्षित होने का मतलब पढ़ना और लिखना जानते हैं। एक भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आया था IMR, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर कितने ऐसे बच्चे हैं जो विद इन 1 ईयर मर जाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भाई शिशु मृत्यु दर, 1000 जीवित जब जन्म होते हैं तो कितने ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो लगभग 1 साल की उम्र तक मर जाएंगे। डेफिनेशन आ सकती है। लिटरेसी रेट 7 साल या उससे ऊपर के कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं। फिर एक था नेट अटेंडेंस रेशो 14 और 15 साल की उम्र का कि 14 और 15 साल के कितने तो बच्चे हैं टोटल, और उनमें से कितने % है जो स्कूल में जाते हैं। 14 से 15 साल के मान लिया 1 करोड़ बच्चे हैं और हो सकता है 20 लाख स्कूल में जाते हो। ये है नेट अटेंडेंस रेशियो। ये डेफिनेशन कई बार पूछी जा सकती है भाई। एक और छोटा सा है BMI और दे रखा भाई, इसको और पढ़ लें आज की क्लास में। बॉडी मास इंडेक्स, ये किस लिए यूज होता है? दिस इज यूज्ड टू फाइंड आउट लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यूज्ड टू फाइंड आउट that we are well nourished or not। इसका मतलब क्या है, हम ठीक से, हम न्यूट्रिशन लेवल हमारा ठीक है, जो हम खाते पीते हैं वो ठीक है या नहीं है, हम कुपोषित तो नहीं है। हमारा जो पोषण का स्तर है वो BMI बॉडी मास इंडेक्स से पता चलता है। इसका एक फार्मूला है निकालने का सिंपल सा, कि भाई जो अपना हमारा वेट है, वेट पहले तो उसको मेजर करो किलोग्राम्स में, भाई 40 kg है, 60 है, 50 है, 70 है। उसके बाद अपनी हाइट देखो, हाइट्स को मेजर करो मीटर में, मीटर्स में, जैसे इसको किलोग्राम में, इसको मीटर में, और इसको इसके स्क्वायर से डिवाइड करो तो जो भी टर्म आएगी वो BMI होगी। हर एज के लिए एक अलग BMI है। अगर जैसे BMI है X, अगर आपकी बॉडी मास इंडेक्स इससे नीचे आती है, एक ये रेंज है, ये एक जैसे 10 से 12, 18 से 20 ऐसे, अगर इससे कम है तो इसका मतलब आप कुपोषित हो, आपका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो कम है। अगर आप इस इंडेक्स से ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है, आप ज्यादा मोटे हो, ज्यादा वजन है अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड वेट या एज। तो इस बॉडी मास इंडेक्स से हमें क्या पता चल जाता है कि भाई हमारा जो नस लेवल क्या है, भाई हमारे अंदर जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, जो हमारा पोषण का जो स्तर है, नरिश्ड लेवल है, वो कैसा है। ठीक है, ये BMI के बारे में ध्यान रखना है। एक लास्ट क्लास और हमें करनी है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। उस क्लास को करेंगे हम कल। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।